हेलो एवरीवन। आज बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का एक बेहतरीन चैप्टर्स जिसका नाम है वेपर प्रेशर। एंड इसी में हम लोग डिस्कस करते हैं राउल्स लॉ को डिस्कस करते हैं। तो इससे कि पुराने वाले हम लोगों ने वीडियो लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, अपने को हेनरी लॉ को डिस्कस किया था और उसके एप्लीकेशन के बारे में जाना था, और उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। तो कृपया यदि आप नए होंगे तो उन पुराने वीडियो को आप अच्छे से वॉच कर लें, क्योंकि हेनरी लॉ और राउल्स लॉ में स्पेशली क्या ना कुछ कनेक्शन भी आता है। तो माई सेल्फ विनय सिंह, आज बेटा लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक क्लास 12 का वेपर प्रेशर एंड राउल्स लॉ। तो विदाउट वेस्ट योर टाइम लेट्स स्टार्ट अ वेपर प्रेशर एंड राउल्स लॉ। तो सबसे पहले बेटा लोग डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो सिंपलेस्ट जो टर्म यहाँ पर यूज करते हैं वेपर प्रेशर। व्हाट इज मीन्ट बाय वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है? तो जनरली जो वेपर प्रेशर हम लोग क्या यूज करते हैं, लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं। इसके लिए यूज करते हैं लिक्विड्स के लिए। तो मैं आपका सिंपलेस्ट इसको थोड़ा फील समझा देता हूँ। हम सभी घर में क्या होता है, दूध को पानी को बॉइल्स करते ही करते हैं। इससे हम लोग क्या है ना सभी फेमिलियर है। तो मैं तुम्हें देखो समझाना चाहता हूँ कि कैसे वेपर प्रेशर को समझा जाएगा। तो जनरली क्या है ना, जो भाप होता है, जो लिक्विड्स के जो भाप है या वेपर्स है, अब वो जो भाप होते हैं थोड़ा ऐसे मैं आपको फील कराता हूँ। जैसे हम पानी को बॉईल करते हैं तो क्लोज कंटेनर की तरह समझो, अगर ओपन होगा तो सारे के सारे क्या होंगे, मॉलिक्यूल स्केप कर जाएगा, यानी ऊपर उड़ जाएगा। अब जैसे हम लोग क्लोज कर देंगे ढक्कन को, तो जो उसमें हमारे कंटेनर पे जो क्लोज था, तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनते हैं या बबल्स बनते हैं, उसको भाप कहा जाएगा। क्लियर हो गया अच्छे से? और वो सारे जो भाप हैं या जो वेपर्स के फॉर्म में है, वो कहीं ना कहीं लिक्विड पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। यहाँ तक मैंने क्लियर कर पाए? तो लिक्विड के केस में, यानी कि लिक्विड का जो वेपर्स है और जो सरफेस पे वेपर एक्सर्ट करेगा, तो दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो लिक्विड के केस में वेपर प्रेशर बनता है, और गैस के केस में क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर आएगा। यानी गैस के केस में पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस कहा जाएगा। अगर गैस के केस में वेपर्स क्रिएट होगा तो उस केस में क्या बोला जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस बोला जाएगा। और लिक्विड के केस में क्या बोला जाएगा, वेपर प्रेशर बेटा बोला जाएगा। तो वेपर प्रेशर मीनिंग क्लियर कर लगे, यानी लिक्विड का जो वेपर्स है और वो जब क्लोज कंटेनर होगा, जब क्लोज कंटेनर होगा तो लिक्विड पे क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इसका जीता जागता एग्जांपल, जैसे लोग दूध को बॉईल करते हैं या पानी को सिर्फ बॉईल करते हैं, ढक्कन क्लोज होता है तो कुछ देर आप देखते होंगे कि उसमें ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। तो वही सारे जो ड्रॉपलेट्स है ना, लिक्विड पे कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, नैनो में मिली में कुछ ना कुछ प्रेशर वो एक्सर्ट करेंगे। तो दैट प्रेशर इज नोन एज द वेपर प्रेशर। अब देखो ये लाइन आप पढ़ सकते हो। तो देखो इसमें मैंने लाइन को क्या मेंशन किया है, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस, अबव द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपली क्या हो गया, अगर ढक्कन बंद नहीं होगा तो सारे के सारे जो लिक्विड से भाप बन रहे हैं वो सारे के सारे उड़ जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्लोज कंटेनर में होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तभी उसमें क्या होगा कि वेपर जो होगा वो लिक्विड पे जाके एक्सर्ट करेगा। यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से? एट दैट टेम्परेचर, अब जब टेम्परेचर दोगे ही नहीं तो सिंपलेस्ट क्या कहते हैं, लिक्विड से भाप कैसे बनेगा? तो इसलिए पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए। तो क्या हो गया, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स above the liquid surface in equilibrium at that temperature is known as vapor pressure। अब देखो वेपर प्रेशर हम लोग समझ गए। अब इसके कुछ देखो दो फैक्टर्स होते हैं, यानी वेपर प्रेशर मेनली डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है वेपर प्रेशर कितने पे डिपेंड करता है बेटा जी, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक का हमारा नाम क्या है, नेचर ऑफ लिक्विड्स हो गया। देखो नेचर ऑफ लिक्विड का सिंपलेस्ट मतलब हो गया सॉल्वेंट हो गया। अब हर एक लिक्विड के स्पेशली क्या होते हैं, हर एक लिक्विड्स का स्पेशली क्या होता है कि उसमें कुछ ना कुछ फोर्स पाया जाता है। जैसे अल्कोहल है, जैसे हमारे पास ईथर्स है, जैसे हमारे पास पानी है, इनमें क्या है ना कुछ फोर्स एग्जिस्ट करता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। कुछ में अगर पोलरिटी होगा तो डाइपोल डाइपोल भी इस तरह के फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स सामने आते हैं। तो घर हमें क्लास 11 में नहीं जाना है, ये सब 11 के टॉपिक है कि इस तरह के फोर्स एग्जिबिट करते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो सिंपली देखो हमारा कहने का मतलब क्या है कि नेचर ऑफ लिक्विड्स है। अब नेचर ऑफ लिक्विड में सिंपली क्या हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया, यानी लिक्विड्स के अंदर भी कुछ फोर्स पे डिपेंड करता है। ऐसे समझो, अगर मॉलिक्यूल्स टाइटली बॉन्डेड होगा तो स्केपिंग टेंडेंसी क्या होगा, वीक होगा। यानी अगर हम और आप जैसे स्टूडेंट्स और टीचर्स एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ कनेक्टिविटी से कनेक्टेड है, स्ट्रॉन्ग फोर्स से क्या बेटा जी जुड़े हुए हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम बनेगा। क्योंकि अगर फोर्स ज्यादा होगा बेटा जी तो स्केपिंग टेंडेंसी क्या होगा, मॉलिक्यूल का कम बनेगा। देखो यही पे मैंने लिखा है इंटरनल फोर्स जो है वेपर प्रेशर के क्या है, इनवर्सली शो करेगा।
अगर फोर्स ज्यादा होगा मॉलिक्यूल के अंदर तो स्केपिंग टेंडेंसी क्या होगा बेटा जी, वीक होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो पहले यहां तक। तो बेटा मैं यही समझाना चाहता हूं कि देखो अगर स्ट्रॉन्गर फोर्स होगा, मॉलिक्यूल्स के अंदर टाइटली पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड होंगे, तो स्केपिंग टेंडेंसी क्या होगा, वीक होगा। तो वेपर्स क्या होंगे, कम बनेंगे। तो ये कहना चाहता है कि फोर्स ज्यादा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम बनेगा। टेम्परेचर के देखो डायरेक्टली होता है, वेपर प्रेशर में टेम्परेचर क्या होता है, डायरेक्टली होता है। ये सब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। तो देखो साइंस को या केमिस्ट्री को या फिजिक्स को क्या करो, अपने दिनचर्या के एग्जांपल्स रिलेट करना सीखो। अगर ऐसे आप स्टडी करोगे तो कंटेंट को समझना आसान हो जाएगा और आपके लिए बोरिंग भी नहीं रहेगा और क्वेश्चन भी आसानी से बन जाएंगे। तो टेम्परेचर के क्या होता है, वेपर प्रेशर डायरेक्टली होता है। तो हम सभी देखो क्या ना कि पानी को बॉइल करते हैं, तो नॉर्मल जब ऐसे नॉर्मल पानी होता है या दूध होता है तो उसका वेपर या स्केपिंग टेंडेंसी कम होता है। जैसे ही टेम्परेचर दे देते हैं या हायर टेम्परेचर कर देते हैं तो स्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल का ज्यादा हो जाता है। तो कहने का मतलब टेम्परेचर ज्यादा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा बनेगा। अब देखो मैं तुम्हें इस पे कुछ क्वेश्चन करा देता हूं, जैसे मान लो कि फोर्स में और वेपर प्रेशर में क्या कैसे क्वेश्चन मिल जाता है। जैसे बेटा जी मान लो कि हमारे पास क्या है कि अल्कोहल है C2H5OH बेटा, ठीक है। और थोड़ा इसको इस पेन से यूज करते हैं, C2H5OH है। और जैसे मान लो कि बेटा जी हमारे पास CH3OCH3 ईथर है। तो अब तुमसे पूछेगा कि विच वन इज द हायर वेपर प्रेशर। तो अब देखो हमारे पास क्या होता है कि क्लास 11th में हम लोग टाइप ऑफ फोर्स पढ़ते हैं। नहीं पढ़े हो तो देखो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी इस वाले में क्या एग्जिबिट करेगा, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिबिट करेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, एक स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है। और ईथर में क्या होता है कि उतना स्ट्रॉन्गर फोर्स एग्जिबिट नहीं करता है। बात समझ गए? तो इस वाले केस में क्या एग्जिबिट करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स एग्जिबिट करता है। कौन सा फोर्स एग्जिबिट करेगा बेटा जी, हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिबिट करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड अगर एग्जिबिट करेगा मतलब इसमें फोर्स ज्यादा है, तो इसका वेपर क्या बनेगा, कम बनेगा। ईथर में एज सच कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो ईथर में क्या हो गया, फोर्स क्या है, कम है। फोर्स कम होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। तो हमें ऐसे मॉलिक्यूल दे देगा जिसमें हमें वेपर प्रेशर को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में अरेंज करना होता है। तो हमें मॉलिक्यूल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉलिक्यूल्स के हमें बारे में पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल में किस तरह के फोर्स एग्जिबिट करते हैं। तो जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो कैसे समझोगे, तो हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ फोन आ जाए, कुछ ऐसे आ जाए। हाइड्रोजन यानी F के साथ कहीं दिख जाए, जैसे HF हो गया, जैसे HO के साथ अल्कोहल हो गया, पानी हो गया। जैसे H के साथ N दिख जाए, जैसे अमोनिया हो गया या अमीन मॉलिक्यूल्स हो गए। ये सारे के सारे में क्या एग्जिबिट करता है बेटा जी, हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिबिट करता है। और इसके अलावा कार्बन के साथ, जैसे इसमें कार्बन के साथ O जुड़ा हुआ है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा तो उसमें वीक फोर्स होगा। अब वीक फोर्स होगा तो उसके मॉलिक्यूल्स का स्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा, वेपर ज्यादा बनेगा। तो हम ऐसे क्वेश्चन को ऐसे डील कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अब सिंपलेस्ट टेम्परेचर में तो कोई ज्यादा इसमें उतना क्वेश्चन बनता नहीं है, तो डायरेक्ट हमारे पास ये कंटेंट है। तो अब बेटा जी हम लोग आगे के कंटेंट को चलते हैं। तो हमारे पास कंटेंट आता है राउल्स लॉ को लेकर के आता है। तो राउल्स लॉ को जानने से पहले हमारे पास क्या होता है कि हमने दो केस में इसको स्टडी करना होता है। तो मैं इसको केस 1 में पहले स्टडी कर लेता हूं। तो केस 1 में क्या स्टडी होगा हमारे पास, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यानी हम इसमें क्या सीखेंगे बेटा जी, राउल्स लॉ के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे, राउल्स लॉ के बारे में सीखा जाएगा। इससे पहले कि हम लोगों ने अपने वीडियो लेक्चर में क्या सीखा था, हेनरी लॉ के बारे में सीखा था। अब हेनरी का जो हमारे पास समझो क्या कहते हैं दोस्त है या फ्रेंड्स है, वो कौन सा है, राउल्स लॉ बेटा है हमारा। ठीक है, राउल्स लॉ हेनरी का बात का कंटेंट है। ठीक है, तो राउल्स लॉ जो स्पेशली अप्लीकेबल होता है वोलाटाइल कंपोनेंट पे अप्लीकेबल होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक यहां पर मेंशन कर सकता हूं नोट के तौर पे, राउल्स लॉ इज अप्लीकेबल फॉर अ वोलाटाइल लिक्विड्स हो गया या वोलाटाइल कंपोनेंट हो गया। वोलाटाइल लिक्विड्स हो गया, चलो मैं लिक्विड्स यहां पर मेंशन कर देता हूं। ठीक है, तो पहले तो आपको ये समझना है कि राउल्स लॉ किस पर अप्लीकेबल है। तो किस पर अप्लीकेबल बेटा जी, वोलाटाइल लिक्विड्स पर अप्लीकेबल है। और जो हेनरी था वो आपके गैस की सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड्स कर रहा था। तो दोनों को कनेक्ट करना पा रहे हो, दोनों को अच्छे से लिंक कर पा रहे हो, इसलिए यानी राउल्स के बाद यानी कि हम लोग हेनरी के बाद राउल्स को स्टडी करते हैं। तो हेनरी स्पेशली यानी गैसेस की सॉल्युबिलिटी के लिए होता है, और राउल्स क्या होता है, यानी कि आपके पास जो वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं।
अब सोचोगे कि वोलेटाइल क्या होता है, क्योंकि ये सब आपके लिए क्या ना सरदर्दी वाले टॉपिक्स हैं। सरदर्दी का मतलब बोले तो कि इसके बारे में जब तक मीनिंग नहीं पता होगा तो कैसे समझ पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा ना कि वोलेटाइल होता क्या है। तो देखो वोलेटाइल हमारे आसपास के जो एग्जाम्पल तो मैं फील बताऊं, देखो पहले प्रैक्टिकली समझते हैं। तो वोलेटाइल का बेटा सिंपलेस्ट मतलब होता है कि जिससे इटसेल्फ वेपर बन जाते हो, जिससे आसानी से मॉलिक्यूल स्केप कर जाता हो। तो ऐसे लिक्विड्स को वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं, और इसी कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट कहते हैं। मैं तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो कि ऐसे हमारे कौन से वोलेटाइल हो सकते हैं। जैसे देखो हम लोग क्या ना कि अपने व्हीकल्स में जो होता है पेट्रोल डीजल को यानी कि फिल करते हैं, तो उसको अगर आप देखोगे ऑब्जर्व करोगे ढक्कन खुला रहता है, अगर आपका कैप ओपन रहता है स्पेशली, तो उससे क्या ना कि यानी उससे लिक्विड से यानी उस लिक्विड से क्या ना कि स्केप करते रहते हैं मॉलिक्यूल। तो ऐसे लिक्विड्स को क्या बोला जाएगा, वोलेटाइल लिक्विड्स कहा जाएगा। यानी ऐसे लिक्विड जिससे आसानी से भाप बन जाता है या स्केपिंग टेंडेंसी इटसेल्फ होता रहता है, तो ऐसे वाले को बेटा जी कहते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स कहा जाएगा या फिर वोलेटाइल कंपोनेंट कहा जाएगा। और ऐसे लिक्विड जिससे स्केपिंग टेंडेंसी क्या ना कि नेग्लिजिबल होता है, तो ऐसे वाले को नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स कहा जाएगा। नॉन वोलेटाइल उसको लिक्विड तो नहीं कहेंगे, उसको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कहा जाएगा। तो अब देखो नॉन वोलेटाइल के एग्जांपल आप अच्छे से कर सकते हो। तो इसमें क्या ऐड कर सकते हो कि जिसकी स्केपिंग टेंडेंसी क्या हो, इटसेल्फ हो, जिसके भाप या वेपर इटसेल्फ बनते हो, तो ऐसे वाले को वोलेटाइल लिक्विड्स कहते हैं। अब दूसरा बेटा जी इसमें क्या कंटेंट आएगा, अब हमारे पास नॉन वोलेटाइल ये भी आएगा। आगे चल करके हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूट में ही जिक्र करेंगे। तो नॉन वोलेटाइल के एग्जांपल आप अच्छे से लिख लीजिए, उन्हीं से आपको क्या है ना कि न्यूमेरिकल बनता है, आपके बोर्ड लेवल पे या एकेडमिक लेवल पे क्वेश्चन बनेगा। तो यूरिया हो गया जिसका फॉर्मूला NH2CO NH2 होता है। अगला देखो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है। अगला बेटा जी क्या होता है, ग्लूकोज होता है। यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, सॉल्ट हो गया, जिससे आप सॉल्ट का मतलब क्या हो गया, नमक हो गया। फिर इसके बाद बेटा जी क्या हो गया, शुगर हो गया। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं जी, ये सारे एग्जाम्पल है नॉन वोलेटाइल के एग्जाम्पल है। क्योंकि जैसे आप नमक को देखो, जैसे हमारे ये आपके पास मार्कर है, तो इसको जैसे रख दोगे ये इसी फेज में रहेगा, यानी इससे कुछ स्केप नहीं होगा। तो ऐसे वाले को नॉन वोलेटाइल बोला जाता है। तो फेमस एग्जांपल यूरिया, ग्लूकोज, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया। जैसे नमक होता है तो एक चम्मच आप नमक देखो या चीनी को देखोगे तो जिस फेज में रखे रहोगे वैसे ही पड़ा रहेगा, तो सॉलिड फेज हो गए, तो ऐसे वाले को नॉन वोलेटाइल बोला जाएगा। मेरी बात समझ गए। तो यही वो कहना चाहता है कि हमें राउल्स को स्टडी करना है, उस केस में स्टडी करना है। देखो राउल्स को हम लोग दो केस में स्टडी करेंगे। एक हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, यानी हेडिंग देखो कुछ इस प्रकार मैंने ऐड किया है, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसका मतलब समझ पाए, थोड़ा मैं इसको और अच्छे से इवेल्युएट कर देता हूं। बेटा जी देखो इसका क्या मतलब है कि व्हेन सॉल्यूट इज, जब तक देखो शब्दों को अच्छे से नहीं डिक्लेयर करोगे, शब्दों को जब से अच्छे से नहीं क्लियरिफाई करोगे तो कंटेंट को अंदर समझना मुश्किल है। तो हम वही आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्या ही समझाना चाहता है कि व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल एंड सॉल्वेंट। क्योंकि देखो सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, बाइनरी होगा, हम लोगों ने अपने पुराने लेक्चर से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। तो सॉल्यूट कैसा होगा, नॉन वोलाटाइल। सॉल्वेंट बेटा जी कैसा होगा, सॉल्वेंट वोलाटाइल नेचर का होगा। बोलिए यहां तक समझ गए आप अच्छे से, आई होप कि आप इतना अच्छे से क्लियरिफाई कर पाए होंगे। सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलाटाइल। सॉल्वेंट कैसा है, वोलाटाइल में है। तो अब देखो इसमें मेरे को क्या समझना है, तो पहले मैं आपको थोड़ा डायग्राम से समझाने का प्रयास करता हूं, तब थोड़ा आपको और अच्छा फील आएगा। जैसे मान लो कि बेटा हमने इसमें कंटेनर को यूज किया है, इसमें हम डॉट डॉट ऐसे बना के दिखाना चाहते हैं, ये क्लोज कंटेनर होगा। ये मान लो कि हमने क्या कर दिया, ढक्कन को बंद कर दिया अच्छे से। ये हमारा मान लो कि लिक्विड का सरफेस है, ये हमारा क्या है बेटा जी, लिक्विड का सरफेस है। जैसे हम बता रहे हैं छोटा सा डायग्राम भी बना करके आप चले, तो नोट कॉपी लेकर के बैठे अच्छे से। तो इसके कुछ क्या बनेगा, अगर ये वोलेटाइल होगा तो इसके कुछ क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा जी, इसके वेपर्स कुछ आप ऐसे ऊपर, ये लिक्विड सरफेस से ऊपर दिखा सकते हो। तो ये वाले फेज को क्या दिखाओगे, दिस इज द वेपर प्रेशर। और ये आपको मान लो कि हमारे पास सॉल्वेंट है, तो इसको क्या लिख दोगे, सॉल्वेंट हो गया। सॉल्वेंट का बेटा जी सिंबल क्या होता है, ए से लिखते हैं। और ये कैसा है, वोलेटाइल है। तो अब देखो इसमें राउल्स लॉ बेटा क्या कहता है, तो राउल्स लॉ का देखो इसमें क्या कहता है कि जो भी वोलेटाइल कंपोनेंट होंगे, तो वोलेटाइल स्पेशली जैसे ये है सॉल्वेंट है, तो इसका जो प्रेशर होगा, यानी प्रेशर जो होगा, पी ए लिखोगे, ए मतलब सॉल्वेंट, पी मतलब प्रेशर हो गया।
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। एक्स से बोले तो मोल फ्रैक्शन होता है, तो जो भी वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात किसने कहा? राउल्स ने कहा। तो मैं अभी आपको स्टेटमेंट लिखवा दूंगा, या आप लिखना चाहोगे तो मैं अभी बोल देता हूँ। यानी इसमें क्या है कि द वेपर प्रेशर हो, यानी द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट। इसका लैंग्वेज कुछ ऐसे बनता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। कहने का मतलब है कि जो भी वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उसका पार्शियल प्रेशर, उसका क्या होगा? पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली होगा। मेरी बात समझ गए? या इसको अनदर लैंग्वेज में क्या बोलोगे? इसको किसी किसी बुक्स में क्या बोलेगा? वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन एट दैट टेम्परेचर। जिसका प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली होगा। अब थोड़ा इसको तोड़ो अच्छे से। अब बेटा जब इसको तोड़ोगे तो क्या लिखोगे? अब प्रोपोर्शनलिटी के लिए, यानी जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो सम कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो वहां पर क्या था? हेनरीज कांस्टेंट था। यहां पर क्या आएगा? पी नॉट ए यूज किया जाएगा। यहां पर बेटा जी क्या यूज करेंगे? पी नॉट ए एक्स ए वर्ड यूज किया जाएगा। पी ए का मतलब क्या हो गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट हो गया। क्या इसको लिखोगे? इसका लैंग्वेज लिख लो वेयर प्लस, क्योंकि लैंग्वेज जब तक अच्छे से नहीं समझोगे तो न्यूमेरिकल को कैच नहीं कर पाओगे बेटा जी। तो मैं इसका लैंग्वेज जोड़ देता हूं। देखो पी ए क्या हिंट करता है? पार्शियल प्रेशर, क्योंकि पूरी तरह से ये प्रेशर कंप्लीट प्रेशर नहीं होता है, मतलब टोटल प्रेशर नहीं होता है। तो इसके लिए इंडिविजुअल प्रेशर को बोला जाता है पार्शियल प्रेशर, या वेपर प्रेशर बोल सकते हो इसको। क्योंकि जनरली मैं पार्शियल लिख रहा हूं क्योंकि आपको बुक्स में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं पार्शियल प्रेशर का ही टर्म यूज करता है। तो पार्शियल प्रेशर बेटा जी क्या लिखोगे इसको? पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट। क्या लिखोगे इसको? ए मतलब सॉल्वेंट है। यहां तक मीनिंग क्लियर कर पाए अच्छे से। पी नॉट ए का लैंग्वेज देखो क्या लिखोगे? पी नॉट ए का लैंग्वेज बेटा जी क्या लिखोगे? इसका आएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, या इसको ऐसे लिखोगे, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर। देखो नॉट जहां लग जाएगा ना, नॉट इंडिकेट करता है प्योर कंपोनेंट को। तो ये स्पेशली क्या लिखोगे? या पार्शियल प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, या पार्शियल प्रेशर ऑफ अ प्योर कंपोनेंट। अगर नॉट लग गया तो क्या वर्ड शो करेगा? यानी देखो मैं इसमें हाईलाइट कर देता हूं, ये जो आपका नॉट है, यानी आपके पास ये जो नॉट है ना, ये किसको शो करेगा? प्योर कंपोनेंट को शो करेगा। ए लिख गया है तो सॉल्वेंट को शो करेगा। ऐसे ही सॉल्यूट भी अगर हमारे पास क्या होगा? वोलेटाइल होगा बेटा जी, तो भी क्या शो करेगा? हमारे पास प्योर सॉल्यूट के प्रेशर को इंडिकेट करेगा। फिर से मैं एक बार रिकैप कर देता हूं अगर आपको क्लियरेंस ना हुआ हो तो पी ए किसको शो करेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को। पी नॉट ए क्या शो करेगा? या तो वेपर प्रेशर लिखो, या फिर स्पेशली क्या लिखोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, दोनों का मतलब एक ही चीज यहाँ पर है। अब बेटा जी यहां तक समझ पाए? तो अब देखो अपने कंटेंट को थोड़ा और आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब इस कंटेंट को थोड़ा और आगे कंटिन्यू किया जाए। तो अब देखो मेरे को इसमें बेटा जी ये समझाना है, इतना अगर आप समझ गए हो तो अब आगे चलते देखो इसमें। तो ये आपका रिलेशन बन गया अच्छे से। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो कि मेरे पास सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल है बेटा जी। तो मैं सॉल्यूट को थोड़ा डायग्राम बनाकर दिखा देता हूं। तो ये आप इक्वेशन सपोज क्या है ना, एक ले लो। ये तो आपने राउल्स लॉ पर अप्लीकेबल कर दिया है। ठीक है, यहां तक आपने अच्छे समझ लिया है। अब थोड़ा सा मैं एक डायग्राम और बनाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको मैं क्या समझाना चाहता हूं। अब जैसे ये भी हमारे पास देखो बेटा जी क्लोज कंटेनर है, तो ये सॉल्यूट है। सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल है। सॉल्यूट बेटा कैसा है? नॉन वोलेटाइल है। तो अब खुद बताओ, जो सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो क्या इसका वेपर बनेगा? क्या इसका वेपर बनेगा? सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल है, तो वेपर इसका नहीं बनेगा। सॉल्यूट इज, आगे यहां लिख लो पूरा, नॉन वोलेटाइल है। क्या है बेटा जी? नॉन वोलेटाइल है। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास राउल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब क्या करना है? मेरे को सॉल्यूशन बनाना है। ये सॉल्वेंट का डायग्राम था और ये किसका था? सॉल्यूट का था। अब सॉल्यूशन को क्या करो? मॉडिफाई करो अच्छे से बेटा जी। तो अब मेरे को देखो क्या करना है? सॉल्यूशन का बनाना अच्छे से है। तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होगा? सॉल्वेंट भी होगा और सॉल्यूट भी होगा। तो कुछ मैं को सर्कल्स बना लेता हूं, मतलब कि डॉट्स बना लेता हूं, और कुछ को ट्रायंगल से, ताकि मेरे को डिस्टिंग्विश करने में क्या होगा? आसानी होगा। ठीक है,
कुछ मैंने क्या बनाया है सर्कल से, कुछ मैंने बनाया ट्रायंगल से। ये बेटा जिसका सरफेस हो गया, ये क्या हो गया, इसका सरफेस हो गया। तो अब देखो, अब आप सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दोगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम बनेगा। वेपर प्रेशर क्या होगा, कम बनेगा। तो थोड़ा इसको देखो, अब जो वेपर्स बनाओगे ना वो किसके रहेंगे, ओनली फॉर अ सॉल्वेंट कराएगा। अच्छे समझना, क्योंकि यही डेरिवेशन आप अच्छा समझोगे तो न्यूमेरिकल को आसानी से कैच कर पाओगे। तो बेटा जी मैं इसमें क्या समझाना चाहता हूं आपको, ये आपका सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्वेंट का ये आपका वेपर्स है, क्या है सॉल्वेंट का ये वेपर्स है, सॉल्यूशन में है। और ये वेपर किसके लिए है, मतलब सॉल्वेंट का है। तो ये वेपर किसका है बेटा जी, सॉल्वेंट का है। ध्यान समझना अच्छे से, वो काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट है ये। अब देखो ये आपके पास क्या है, सॉल्यूशन है। ये आपके पास क्या है, सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन में कौन वोलेटाइल है, तो थोड़ा मैं और अच्छे से यहाँ लिख देता हूँ। सॉल्यूशन में कौन वोलेटाइल है, ओनली सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पर राउल्स लॉ एप्लीकेबल होगा सॉल्यूशन में, ठीक है। अब देखो इसमें वेपर ज्यादा बन रहा था क्योंकि ये प्योर था, यहाँ सॉल्यूट आ गया। तो सॉल्यूट आने से जो आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो आपके लिक्विड सरफेस पे क्या हो जाएंगे, ऑक्यूपाई हो जाएंगे। ऐसे एग्जांपल समझाता हूँ। जब बेटा जी पानी को बॉयल करते हो, पानी को क्या करते हो, बॉयल करते हो, जब आप उसमें 1 चम्मच चीनी डाल देते हो या नमक डाल देते हो तो भाप क्या हो जाता है, सडन आपका चेंज हो जाता है, कम बन जाता है। पहले भाप ज्यादा बन रहा था, अचानक 1 चम्मच चीनी मिला दिए तो भाप क्या हो गया, कम बना, वेपर्स क्या हो गए, कम बने। तो वही मैं आपको प्रैक्टिकली समझाना चाहता हूँ। तो इस वाले में वेपर ज्यादा था और इस वाले में वेपर क्या बन रहे थे, कम बन रहे थे। किसकी वजह से, सॉल्यूट क्या था, नॉन वोलेटाइल था। अब देखो यहाँ पर क्या ना कि मुझे राउल्स लॉ अप्लीकेबल है। तो बेटा जी राउल्स लॉ यहाँ अप्लाई करोगे तो इसमें क्या लिखोगे, यानी पीएस आएगा क्योंकि ये सॉल्यूशन का प्रेशर होगा। तो सॉल्यूशन का प्रेशर किसके डायरेक्टली होगा, मोल फ्रैक्शन किसके, यानी एक्से के, क्योंकि इसमें कौन वोलेटाइल है, सॉल्वेंट वोलेटाइल है। तो पीएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्से आ जाएगा। अब देखो बेटा जी इसके प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो पीएस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, पी नॉट ए एक्से लिख सकते हो, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, सॉल्यूट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब जरा देखो, तो मैं यहां पर ये क्या बन गया, एक बॉस फॉर्मूला बन गया। इसको आप अंडरलाइन कर दो, हाईलाइट कर दो। यानी आपका क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या हो गया, पीएस इक्वल टू पी नॉट ए एक्से हो गया। अब देखो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूं। तो आते हैं, देखो जरा मेरे पास क्या होता है रिलेशन, और अच्छे से जरा समझो। तो मैं जानता हूं या हम सभी जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, बाइनरी कंपोनेंट के लिए एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है बेटा जी, 1 होता है। तो अब इसको इक्वेट करो, तो एक्स से जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस बेटा जी एक्स बी आ जाएगा। यहां तक एग्री करते हो। अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। तो जब पुट करोगे तो क्या रिलेशन बनेगा मेरे पास, तो पी नॉट ए हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि एक्स बी को फ्री कर दूं, तो देखो कैसे रिलेशन बनेगा। तो ये बेटा जी क्या हो जाएगा, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए हो जाएगा माइनस का पी नॉट ए एक्स बी हो जाएगा। अब क्या करो, पहले इसको इधर ले आओगे, मेरी बात समझ रहे हो, इधर लाओगे, फिर पी नॉट ए माइनस पी एस हो जाएगा। तो देखो ये रिलेशन फाइनल कैसे बनेगा, पी नॉट ए माइनस का पी एस डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बी। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर अ बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये देखो एक खूबसूरत सा मेरा फॉर्मूला बन गया। तो इससे हम क्या समझ पा रहे हैं, देखो इसमें जो पीएस है ना, यानी सॉल्यूशन का जो प्रेशर है, क्लियरली आप देखो मैथमेटिक्स की तरह सोचो। यानी इस रिलेशन से हमें क्या सजेस्ट होता है, यानी बेटा इस रिलेशन से हमें ये इंडिकेट होता है कि पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी एस, यानी कि जो आपका वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट का, उस सॉल्यूशन के प्रेशर से क्या होता है, ज्यादा पाया जाता है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं आपको ही फील कराना चाहता था। जैसे पानी आप क्या करते हो, बॉयल करते हो, 1 चम्मच आप चीनी डाल दो या 1 चम्मच क्या कर दो, आप उसमें नमक डाल दोगे, तो सडन क्या होता है, भाप चेंज हो जाता है, यानी कि वेपर कम बन जाते हैं या वेपर कम दिखेगा आपको। तो मैथमेटिकली भी आपको रिलेशन दिख रहा है। अब देखो इसी को रिलेशन को, यानी ये जो आपको क्वांटिटी या एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, इसी को बेटा जी बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बोला जाता है। तो इसी रिलेशन को आप देखो बुक्स में अगर देखोगे तो ये डिफरेंस है, तो डेल्टा पी लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो बेटा जी, इसको डेल्टा पी लिख सकते हो, ठीक है। और इसको क्या लिख सकता है, पी नॉट लिखता है, बुक्स में आपको ऐसे देता है, पी नॉट देता है, ठीक है। और ये इक्वल टू क्या हो गया, एक्स भी हो गया। किताब में आप देखोगे तो कुछ रिलेशन ऐसे देता है। और इसमें क्या हो गया, ये डिफरेंस था, तो ये क्या हो गया आपके पास, रिलेटिव है। तो
तो इसको ऐसे वर्डिंग में देता है नेम, यानी इसका नेम क्या देता है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। और एक रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी इनकमिंग लेक्चर का पार्ट है, तभी आप इसको लिख सकते हो, इट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या इट इज द टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये भी आप इसमें सीपी मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो इतना आप पहले कंटेंट नोट करो, और इसी कंटेंट पर और इसी फॉर्मूले पर अभी हम लोग बोर्ड 2024 का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तब तक पहले इसको आप बेटा नोट कर लो। तो बेटा आपके सामने ये क्वेश्चन जो है 2024 में रिसेंटली पूछा गया है, मतलब आपके लिए इस बार ये इसी साल का ये ताज़ा एकदम क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो मैं इसमें सॉल्यूशन पढ़ देता हूँ। मैंने ये क्वेश्चन आपको यहाँ से पिक किया हुआ था, ये मेरे पास बोर्ड 2024 का ये पेपर है। ठीक है, तो बेटा इसमें सॉल्यूशन मैं आपको करने का प्रयास करता हूँ, सॉल्यूशन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप इसमें नेट पे सर्च करेंगे, क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। ओके, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मैंने जैसे कि क्वेश्चन लिख दिया है, अगर विजिबिलिटी ना क्लियर तो मैं फिर से पढ़ देता हूँ। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो इसमें क्या दिया गया है, 2 ग्राम ग्लूकोज दिया गया है। तो ग्लूकोज का मोलर मास भी दिया गया था 180 होता है। ठीक है, इज प्रिपेयर्ड एट 300 केल्विन इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 303 केल्विन, 32.8 दिया गया था। 32.8 mmHg प्रेशर का यूनिट होता है mmHg। पूछा गया था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। व्हाट वुड बी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, बेटा आपको ये क्या करना है, फाइंड करना था। देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे प्रोसीड करोगे, तो हमारे पास क्या दिया गया, क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए। यानी बेटा हमारे पास P0 ए क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया गया है, 32.8 mmHg दिया गया था। ये आपके पास दिया गया है, P0 ए क्या दिया गया, 32.8 mmHg दिया गया है। अब मेरे पास देखो स्पेशली क्या दिया गया, 2 ग्राम ग्लूकोज दिया गया है। तो जो कम होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है, जो ज्यादा होता है उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। तो अब क्या करोगे इसमें, मुझे पहले आपको सॉल्यूट का मोल निकालना होगा, या पहले ऐसे समझो, P0 ए माइनस का PS डिवाइड बाई P0 ए, फॉर्मूला पहले ही तो यूज करोगे, आपको स्टेप मार्किंग होता है। तो आधे नंबर क्या होते हैं, फॉर्मूले के होते हैं, आधे नंबर वैल्यू पुट करने का होता है कैलकुलेशन का, फिर आधा नंबर आपका आंसर निकालने का मार्क्स मिलता है। तो ये बेटा जी क्या होता है, एक्स भी होता है। तो मेरे पास देखो क्या ना, ये क्वेश्चन मार्क है, मेरे को क्या निकालना है, PS बेटा जी निकालना है। समझ गए मेरी बात को। अब एक्स बी को देखो पहले तोड़ो, तो एक्स बी को जब तोड़ोगे तो इसको क्या लिखते हो, NB डिवाइड बाई NB प्लस NA लिखते हो। यहां तक एग्री करते हो। देखो अब NB क्या होता है, सॉल्यूट है। अब सॉल्यूट का जो मोल आएगा ना वो काफी कम आएगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में Na और NB को जब कंपेयर करोगे तो बेटा जी इसको आप देखो ऐसे लिख सकते हो या समझ सकते हो कि Na इज ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन NB। तो इस क्वांटिटी को न्यूमेरिकल में क्या है कि आप नेग्लेक्ट कर दो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो कि 0.1 है और तुम्हारे पास मान लो कि 500 है, तो 0.1 में 500 जब जोड़ोगे तो उतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा वैल्यू पर। तो इसलिए ड्यूरिंग द कैलकुलेशन हम NB को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अब बेटा मेरे को क्या होगा, फर्स्टली वी कैलकुलेट NB यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो अभी इसको ऐसे रहने दो, पहले मुझे NB कैलकुलेट करना है। तो NB कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखते हैं, यानी गिवन मास अपॉन मोलर मास हो गया। अब गिवन मास क्या दिया गया क्वेश्चन में, 2 ग्राम दिया गया है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का मोलर मास आपके क्वेश्चन में दिया गया था 180 दिया गया था। ये क्या लिखोगे, इसको 180 लिखोगे। अब बेटा ये क्या हो जाएगा, 1/90 हो जाएगा। इतना एग्री करते हो। अब ये 1/90 है तो सिंपलेस्ट क्या आएगा, 0.1 इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, बस मेरे को थोड़ा सा कैलकुलेशन कैसे को करके दिखाना है। तो देखो ये 100 हो जाएगा। तो स्पेशली क्या कहते हैं बेटा जी, आपके पास ये आपके पास 1/90 है। ठीक है, तो ये आपके पास स्पेशली क्या कहते हैं, पहले डेसिमल लगाओगे 0 जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसको एक बार करो तो मैं इसको देखता हूँ। सिंपली आपके पास कितना आएगा, 0.1 ही आएगा। 0.1 क्या, यानी स्पेशली आपके पास 1/90 है। ठीक है, 0.01 आएगा करके। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये 1/9 इंटू 10 की पावर -1 लिख सकते हो। ये कितना आ जाएगा, 0.1, तो बेटा जिसमें आंसर आएगा 0.01 आएगा। इतना आपका मोल आ जाएगा। इतना एग्री करते हो। ठीक है, अपने अपने कैलकुलेशन करने के तरीके होते हैं। तो मैंने इसमें क्या कर दिया था, 10 कर दिया था, 10 की पावर -1 हो गया, या 1/90 करोगे तो 0.01 ही आएगा, 0.01 आएगा। ठीक है, अब Na निकालते बेटा जी।
अब Na निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, WA डिवाइड बाई MA हो जाएगा। तो WA क्या दिया गया मेरे पास, यानी कि 100 ग्राम वाटर दिया गया, तो ये सॉल्वेंट हो गया, ज्यादा है इसका मोलर मास। तो अब इसमें कैसे करोगे, तो ये कितना हो जाएगा 200, और बेटा जी पानी का जो मोलर मास होता है 18 होता है। तो इसको कर लो अच्छे से अब, ठीक है। तो ये 200 ग्राम डिवाइड नहीं 100 ग्राम दिया गया ना, सॉरी यहाँ पर 100 दिया गया है। अब देखो 100 डिवाइड बाई 18 करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, यानी कि 18 5 90, ठीक है। तो कुछ आपके पास ऐसे आएगा, 18 5 90 हो जाएगा, फिर 10 आएगा, फिर आपके पास ये क्या हो जाएगा 18 5 90, तो 10 बचेगा, फिर इसमें डेसिमल लग जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास 5.5 करके आ जाएगा। चेक कर लो अच्छे से, यानी 18 5 90 हो गया, फिर कितना बचेगा 10 बचेगा, यानी रिमाइंडर 10 हो गया। फिर इसके बाद आपके पास डेसिमल लगाओगे तो 100 हो जाएगा, फिर 5.5 समथिंग आएगा, ठीक है। तो इतना आपके पास बेटा Na आ गया। अब क्या करोगे इसको, अब देखो मेरे पास ये वैल्यू दिया गया है, तो P0A कितना दिया गया 32.8 माइनस को इसको x मान लो, ये कितना हो जाएगा 32.8, और इधर कितना आ जाएगा आपके पास NB कितना दिया गया है 0.01 निकाल चुके हो, 0.01 आ गया। इसमें स्पेशली क्या करोगे 5.5, या इसमें जोड़ोगे तो उतना फर्क नहीं आता है, ठीक है बेटा जी। अब देखो इसको मुझे सॉल्व करना है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, इसका देखो डेसिमल शिफ्ट कर दो, ऊपर 10 भेज दो, नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, डेसिमल को हटा दो अब अच्छे से, देखो ये कट जाएगा, क्लियर हो गया। ये 1/55 और इसको 10 की पावर -1 लिख लो, ऐसे कैलकुलेशन को किया करो, समझ गए मेरी बात को। अब देखो इसमें ये करोगे तो कितना आएगा, यानी कि आपके पास 10 आएगा, तो 0 लगाओगे, फिर आपके पास यानी एक बार में कुछ ऐसे करके जाएगा ये, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -1 हो जाएगा, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.01 करके आएगा, यानी पहले 2 डेसिमल था, अब -1 लगा दोगे तो 3 डेसिमल पे आ जाएगा। इतनी बात समझ गए। अब देखो क्या करोगे इसको, 32.8 माइनस का x है, और ये आपको 32 उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 32.8 और ये आपके पास 0.01 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे 32.8 माइनस का x, तो ये देखो आप 1 डेसिमल ये था, 3 डेसिमल ये था, तो 4 डेसिमल के बाद लगेगा, एक का मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा। तो अब बेटा जी करोगे इसको, तो ये आ जाएगा 328, अब 4 डेसिमल के बाद 1 डेसिमल यहाँ लगा दोगे, तो ये देखो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। अब इसको मुझे x निकालना है, तो x निकालने के लिए क्या करोगे 32.8 माइनस का 0.0328 आ जाएगा। और इसको मैं तुम्हें करके दिखाई देता हूँ, तो इतना देखो आपको करने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा बेटा जी। तो देखो ये एक्चुअल क्वेश्चन बोर्ड 2024 का क्वेश्चन आया था। अब क्या करोगे, इसमें 32.8 है, तो इसमें आपको कैसे करना होगा सब्ट्रैक्शन, आगे 0 0 सब्स्टिट्यूट कर लो इसको, तो 0 हो जाएगा, तो 0.328 इसको सॉल्व करो, तो 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 32.7 बेटा जिसका आंसर आ जाएगा P0A इक्वल टू 32.767। और ये आपका यूनिट जरूर लिखना है। मैंने क्या बोला कि देखो आधा नंबर आपको फॉर्मूला पुट करने का है, 1 नंबर आपके कैलकुलेशन करने के होते हैं, फिर आप अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो आधे मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। ये बेटा जी क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में पूछा गया था, तो स्टेप बाकी देखो कैसे होता है। आधा नंबर आपके पास क्या हो गया सिंपलेस्ट, यानी फॉर्मूला पुट करने का हो गया, आधा नंबर आपके पास आंसर निकालने का होता है। ये जो आप यूनिट लिखते हो इसके भी आधे मार्क्स होते हैं। तो आप कैसे हो कि बाकी जो बच गया है वो स्टेप आपके कैलकुलेशन के होते हैं। ऐसे ही बेटा देखो सिमिलरली पैटर्न पे क्या है कि एनसीईआरटी में भी एक सवाल दिया गया है, तो एनसीईआरटी में देखो क्या दिया गया है 23.8 करके दिया गया है, तो उसमें आपको यूरिया दिया गया है। ये भी आपको एनसीईआरटी में अगर क्वेश्चन सर्च करोगे, यानी आप जाओगे एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन में जाओगे तो बेटा उसमें यानी 23.8 यूरिया का दिया गया था, यानी यूरिया का यानी प्योर वाटर का वेपर प्रेशर इतना दिया गया था, तो उसमें जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो यूरिया दिया गया था। तो आई होप कि इसी पैटर्न पे वो क्वेश्चन दिया गया था। तो पहले आप इसको क्वेश्चन कहिए, यानी फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी के इंटेक्स सवाल लगाइएगा। 23.8 में ये क्वेश्चन ऐसे कुछ करके दिया गया है। यार को मेरे पास क्वेश्चन है तो मैं आपको एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ बेटा जी, ठीक है ना। आपके पास हाँ क्वेश्चन है मेरे पास, देखो ये क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन में दिया गया बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 23.8 mm SG, ये दिया गया है। 50 ग्राम ऑफ यूरिया, यानी इसमें क्या दिया गया है 50 ग्राम यूरिया, यूरिया बोले तो NH2CO NH2 होता है, उसका मोलर मास आप निकालेंगे तो आई थिंक 60 करके आता है।
इज डिजोल्व इन 850 ग्राम, ये किसमें है 850 ग्राम में डिजोल्व किया गया है। ठीक है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन एंड इट्स रिलेटेड टू लोअरिंग, यानी मेरे को इसमें क्या निकालना है, RLVP भी निकालना है, RLVP। RLVP का मतलब बोले तो P नॉट A माइनस का बेटा PS और डिवाइड बाई हमारे, देखो पहले इसमें क्या निकालना था, ये PS निकालना था, मेरी बात समझ गए, सॉल्यूशन का प्रेशर निकालना था। फिर क्या पूछा गया है, रिलेटिव लोअरिंग पूछा गया है। तो आप P नॉट A में से PS को माइनस कर दोगे, तो P नॉट A में से PS को माइनस कर दोगे तो रिलेटिव लोअरिंग आ जाएगा। मेरी बात समझ गए अच्छे से, यानी लोअरिंग वेपर प्रेशर आ जाएगा। तो इतने क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए, इसलिए आप इस क्वेश्चन को करिएगा। नहीं आएगा तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको अगले लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। अब इसके बाद बेटा चलते हैं राउल्स के सेकंड लॉ की ओर चलते हैं, यानी सेकंड केस की ओर चलते हैं। देखो मैं इसमें आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बताना चाहता हूं, यानी इस सवाल को करने के लिए मैं इसमें मल्टीपल मेथड को यूज कर सकता हूं, मतलब और भी मेरे पास मेथड्स है इस क्वेश्चन कराने के लिए। अब देखो इसमें तुम्हें शॉर्ट ट्रिक ये है कि यदि इसमें ये देखा जाए तो ये x वैल्यू क्या ना माइनस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 32.8 से क्या होगा, यानी x की वैल्यू कम आएगा। मैथ की तरह सोचो, क्योंकि हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो 32.8 में से x की वैल्यू क्या होगा, कम ही आएगा। जब कम आएगा तो आंसर क्या होगा, देखो आंसर भी बेटा हमारा निकला हुआ था 32.767 आया था। तो इतना ज्यादा चेंज नहीं आता है, तो इससे इसका क्या होना चाहिए, आंसर कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका हमने प्रैक्टिकल भी दिखाया है, जब आप सॉल्यूट को पानी में डालते हो तो वेपर प्रेशर कम बनता है। तो इतना आप नोट करें, फिर हम लोग चलते हैं इसके केस 2 के बेटा चलते हैं। तो बेटा जी इसमें देखो राउल्स का हम लोगों ने 2 केस में स्टडी करना था, एक था सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था, दूसरा बेटा जी हमारा केस क्या है, राउल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ 2 वोलेटाइल लिक्विड्स, मतलब इस बार सॉल्यूट भी वोलेटाइल है, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल लिक्विड्स है, यानी दोनों के वेपर प्रेशर बनेंगे और दोनों में ही क्या होगा, राउल्स लॉ एप्लीकेबल होगा। तो देखो इसको एक डायग्राम से भी समझते चल रहे हैं, एक छोटा छोटा डायग्राम आप बनाते चलोगे तो इससे बेटा फील आपको आसानी से आएगा। तो हम क्या लेंगे, सॉल्वेंट को डॉट से इंडिकेट करेंगे और इसके वेपर प्रेशर को आप, ये सरफेस हो गया, ये इसका प्योर वेपर प्रेशर हो गया, तो प्योर वाले का क्या होगा, ज्यादा बनेगा। इतनी मेरी बात समझ गए अच्छे से। तो यहाँ पर क्या था बेटा जी, ये सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट कैसा है, वोलेटाइल है, तो सॉल्वेंट का सिंबल ए लिखते हैं। तो राउल्स लॉ क्या मैंने बताया था कि फॉर ईच वोलेटाइल कंपोनेंट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो वर्डिंग मैंने बोल दिया है, उसको पॉज करके आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी जिसका वोलेटाइल होगा जो भी कंपोनेंट, उसका पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली शो करेगा। अब देखो P इज इक्वल टू बेटा ये क्या हो जाएगा, P नॉट A x से हो जाएगा, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, क्योंकि इस पर भी देखो आपको न्यूमेरिकल ठीक ठाक बनता है, तो जैसे पढ़ो वैसे आपको एक न्यूमेरिकल कर लोगे तो आपको अच्छे से बेटा क्लियरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने इसका कंटेंट बना लिया। दूसरे वाले केस में क्या होगा, सॉल्यूट भी इस बार वोलेटाइल है, तो सॉल्यूट का डायग्राम हम लोगों ने कैसे दिखाया था, ट्राइंगल से बेटा जी दिखाया था। तो मैं कुछ आपको ऐसे दिखा देता हूँ, ये सरफेस है, तो ये क्लोज कंटेनर है, तो ये वाले इसके क्या होंगे, वेपर्स बनेंगे, ये वाले इसके क्या बनेंगे, वेपर्स बनेगा। तो ये इसका वेपर का फेज हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो अच्छे से। अब यहाँ पर क्या है, ये सॉल्यूट है, और सॉल्यूट को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं बेटा जी, बी से लिखते हैं। तो जब यहाँ पर आप राउल्स लॉ अप्लाई करोगे तो पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या शो करेगा, एक्स बी को शो करेगा। मेरी बात समझ गए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को शो करेगा। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दोगे, 2 दे दोगे। अब सॉल्यूशन बनाओगे तो सॉल्वेंट भी वोलेटाइल, सॉल्यूट भी वोलेटाइल, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, यानी PS लिख सकते हो, या फिर इसको क्या लिख सकते हो, PT लिख सकते हो। और ये किसके इक्विवेलेंट होगा, सॉल्वेंट प्लस, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा ऐसे लिख लो बेटा जी यहाँ पर, यानी सॉल्यूशन को लिखना है ना, तो सॉल्यूशन को कैसे लिखोगे, यानी सॉल्यूट हो गया, पहले सॉल्वेंट लिख लेते हैं थोड़ा अच्छा फील आएगा ना। पहले क्या लिखोगे, सॉल्वेंट प्लस क्या लिखोगे, सॉल्यूट को इंडिकेट करोगे। अब जरा देखो इसको क्या लिख सकते हैं, PS लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो, PT लिख सकते हो। सॉल्वेंट का प्रेशर क्या था, PA, सॉल्यूट का प्रेशर बेटा जी क्या था, PV था। आई होप इतना अच्छे समझ गए आप। अब देखो PT इक्वल टू क्या हो गया, PA प्लस PB हो गया। अब इसके रिलेशन को इक्वेट करोगे, ये क्या हो जाएगा, P नॉट A XA, और बेटा जी ये क्या हो जाएगा, P नॉट B XB हो जाएगा।
ठीक है, इसको बॉक्स बना दो, ये आपके पास क्या बन गया, बॉस फॉर्मूला बन गया। इतना अच्छे से आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। अब देखो मेरे पास क्या रिलेशन होता है, एक और बाइनरी रिलेशन है, ताकि हम चाहते हैं कि मोल फ्रैक्शन एक में कन्वर्ट हो, मतलब दोनों को कन्वर्ट करके एक में कन्वर्ट कर दो। तो एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है बेटा जी, एक के इक्विवेलेंट होता है। तो अब मैं अगर यहाँ से एक्स से निकालूं इन टर्म्स ऑफ एक्स बी, तो क्या लिख लोगे, 1 माइनस एक्स बी लिख लोगे, क्योंकि जनरली मेरे को एक्स बी कैलकुलेट करना होता है। तो एक्स बी के टर्म में फॉर्मूले को एक्सपेंड किया जाए। अब आ जाओ इधर, तो इस फॉर्मूला, ये देखो इक्वेशन नंबर इसको 3 दे दिया जाए, ये 2 था, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मेन देखो ये कंटेंट आप कैसे याद रखोगे, तो इसको भूलोगे कभी नहीं लाइफ में, कभी लाइफ में आप नहीं भूलोगे। तो बेटा जी ये क्या हो जाएगा, पीटी। तो पीटी क्या हो जाएगा आपके पास, पी नॉट ए, एक्स ए की वैल्यू पुट कर दोगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स बी, और ये क्या हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा। अब इसको और अच्छे से इक्वेट करो, तो पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस का पी नॉट ए एक्स बी, ये हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हो बेटा जी, पी नॉट बी एक्स बी इसमें से कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो पहले क्या हो गया, हाँ ठीक है, एक्स बी कॉमन लोगे, तो एक्स बी कॉमन लोगे तो कुछ इस प्रकार देखेगा। प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, एक्स बी कॉमन ले लिया जाए, ठीक है। तो पी नॉट ए, ओके ओके, पहले ऐसे आ गया ना, पहले इसको ऐसे लिखो, पी नॉट ए तो पहले प्री इसको हटा दो, एक्स बी हमने कॉमन ले लिया है, तो प्लस वाले को पहले लिख लो, तो पी नॉट बी बचेगा यहाँ पर। तो बेटा जी क्या हो जाएगा, पी नॉट बी, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का पी नॉट ए हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लो इसको, तो दिस इज द यूजफुल रिलेशन। ये क्या आ गया बेटा जी, यूजफुल एक रिलेशन आ गया, मतलब आपने इस बॉस फॉर्मूले को इसमें तब्दील कर दिया, यानी एक मोल फ्रैक्शन में। तो पी टी इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी हो गया। तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज भी हो सकते हैं, इनमें से किसी एक का भी वेपर प्रेशर किसी एक का ज्यादा होगा। अगर पी नॉट ए ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, इस वाले का जो तुम्हारा ये दिख रहा था फॉर्मूले में, हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो डिपेंड करता है प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे, कौन इसमें ज्यादा हो सकता है, यानी इसमें पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी हो सकता है, या पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। तो इतना बेटा जी आपने नोट कर लिया इसको अच्छे से। तो देखो राउल्स का स्टेटमेंट क्या लिखोगे इसमें, अब यहाँ पर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जो वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उसका प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शो करता है। अब देखो तुम इसमें एक और, अब इसमें केस स्टडी कर लेते हैं। यानी ये तो आपके पास क्या था, मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में था। अगर मेरे पास मोल फ्रैक्शन क्या है ना कि वेपर फेज में आ जाए, टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन इन अ वेपर फेज के केस में अगर आएगा तो उसका देखो रिलेशन कैसे बनता है। यानी टू कैलकुलेट, आप यहां से हेडिंग डाल सकते हो, यहां पर भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन बना हुआ नहीं बेटा जी। टू कैलकुलेट यानी प्रेशर इन वेपर फेज कर सकते हो, ठीक है। टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, अगर बेटा जी वेपर फेज में होगा तो उसके मोल फ्रैक्शन के कंपोनेंट को YA एंड YB मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, YA क्या हो गया, ये वेपर फेज यानी सॉल्वेंट में हो गया, ठीक है। यानी कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ये आपका YA है, तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज सॉल्वेंट का हो गया, ठीक है। मोल फ्रैक्शन वेपर फेज कंपोनेंट 1 हो गया। YB भी लिखोगे तो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज हो गया, सॉल्यूट के लिए हो गया। तो देखो इसमें जो बेटा जी रिलेशन आता है, इस रिलेशन को थोड़ा सा मैं आपको बताऊं यहाँ पर। तो जैसे आप लिखते हो इसमें PA जो लिखोगे, ठीक है, तो ये क्या होता है, PT इंटू YA होता है। क्या होता है, यानी इसका जो वेपर फेज में पार्शियल प्रेशर होता है, ये टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट होता है। ये स्टेट्स ऑफ मैटर से आता है, जो गैसियस फेज में आता है। स्टेट्स ऑफ मैटर गैस के जो पढ़ते हैं, ये उसके लिए फॉर्मूले में आता था। तो PA इक्वल टू क्या हो गया, PT इंटू YA हो गया। अब स्पेशली अगर इसका लिखोगे PB इक्वल टू, तो ये क्या लिखोगे, PT इंटू YB लिखोगे। तो ये बेटा जी क्या है, वेपर फेज के लिए है। अब ये वेपर फेज के लिए है, तो वेपर फेज और राउल्स के दोनों को इक्वेट कर दोगे अच्छे से। तो उस केस में क्या पूछता है कि मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में पूछता है। तो आपके पास राउल्स से मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में कैसे जाओगे, न्यूमेरिकल में ज्यादा समझ आएगा। तो अब जरा देखो, ये भी PA था, अब राउल से जब कंपेयर करोगे तो बेटा PA इक्वल टू क्या होता है, इसका P नॉट A XA होता है। इसका जो PB होता है क्या होता है बेटा जी, P नॉट B XB होता है।
अब इसका पीए इसके पीए को इक्वेट करोगे तो देखो क्या मिलेगा मेरे को, पीए पीए बराबर हो जाएगा इसमें, तो इधर आ जाएगा आपके पास यानी पी टी वाई ए आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा पी टी वाई बी आ जाएगा। अब अगर वाई ए निकालोगे तो वाई ए बेटा क्या आ जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए डिवाइड बाई टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर आपको क्वेश्चन में दिया ही जाता है। वाई बी सिमिलरली निकालोगे तो वाई बी बेटा जी क्या आ जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी, और नीचे क्या आ जाएगा पी टी आ जाएगा। तो दिस इज द यूजफुल रिलेशन रिगार्डिंग फॉर न्यूमेरिकल। तो आओ इस पे एक दो सवाल करते हैं, फिर अपने आइडियल को अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। पहले इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। बेटा आपके सामने ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से पिक किया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे प्रोसीड होगा, आओ जरा समझते हैं इसमें। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर 450 mmHg 750 mmHg दिया गया है। तो प्योर का मतलब क्या हो गया, इसको आप ऐसे लिख लो, पी नॉट ए कितना दिया गया है 450 दिया गया है, पी नॉट बी बेटा कितना दिया गया है 750 दिया गया है, यहां तक कैच कर पाए। एट 350 केल्विन दिया गया है। फाइंड द कंपोजिशन इन लिक्विड मिक्सर। फाइंड द कंपोजिशन इन द लिक्विड मिक्सर का क्या मतलब है, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो बेटा जी मोल फ्रैक्शन मान लो सपोज हमें एक्स भी कैलकुलेट करना है, एक्स भी आ जाएगा, 1 से माइनस कर दोगे तो एक्स से आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। टोटल प्रेशर आपके पास 600 दिया गया है, तो बेटा जी टोटल प्रेशर कितना दिया गया है, पी टी इक्वल टू आपके पास 600 mmHg दिया गया है। ठीक है, अब जरा इस फॉर्मूले को इक्वेट करोगे तो ये क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए होता है, ये क्या होता है पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी होता है। अभी मैंने टोटल प्रेशर का फॉर्मूला लिखवाया था, तो डायरेक्ट आप वैसे भी पुट कर सकते हो। तो पी टी इक्वल टू क्या होता है बेटा ऐसे, पी नॉट ए एक्स बी, इन दोनों को जब मैंने सॉल्व किया था, लगे यहाँ क्वेश्चन कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो इसमें क्या था, पी नॉट बी माइनस का पी नॉट ए फॉर्मूला था, भूल जाओगे तो तुरंत डिराइव कर लो, इन दोनों को जोड़ो, किसी एक को इक्वेट कर दो अच्छे से। मेरी बात समझ गए। अब पी टी कितना दिया गया था 600 दिया गया था, पी नॉट ए कितना दिया गया है 450 दिया गया है, तो इसको इक्वेट तो करो। प्लस बेटा जी क्या हो जाएगा एक्स बी, पी नॉट बी कितना दिया गया आपके पास यानी 750 दिया गया है, 750 और 450, इसको माइनस करो, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा 3 हो जाएगा, ये बेटा जी 300 आ गया। ठीक है, और ये आपके पास एक्स बी जरा चेक कर लो सही है ना, इसमें 50 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, आई थिंक 7 में से 4 जाएगा 3, यानी कि 750 में से 450 माइनस करना है ना, ठीक दिया गया ना, चेक कर लो एक बार अच्छे से। 0 गया, 5 में से 5 गया 0 गया, यानी कुछ गड़बड़ जा रहा है क्या, तो इसमें से 5 में 5 सब में 300, चलो ठीक है देखते हैं यहाँ पर। बेटा जी आपको इधर से पहले माइनस कर लो, तो 600 माइनस का 450 ये इक्वल टू एक्स बी, ये कितना हो जाएगा आपके पास 10 में से, यानी ये आपके पास 50, तो 500 हो जाएगा, 150 बचेगा। हाँ ठीक है, तो इधर 150, इसमें 150 जोड़ोगे तो 600 आ जाएगा, यानी 500 तो 50 600, ठीक है सही बेटा। ये कितना आ जाएगा एक्स बी, और ये क्या हो जाएगा 300। अब एक्स बी निकालोगे तो कितना आ जाएगा 150 डिवाइड बाई 300, ये कितना हो जाएगा 15 दूनी की 30, लगभग कितना 1.2, दिस इज 0.5। तो एक्स बी भी कितना आ जाएगा 0.5, और 1 से माइनस करोगे तो एक्स बी कितना आ जाएगा 0.5, यानी दोनों के मोल फ्रैक्शन सेम आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार करना था। यहाँ तो बेटा समझ गए, थोड़ा मैंने फास्ट किया है ताकि वीडियो थोड़ा सा कम बने, अच्छे से बने, ज़्यादा लंबा ना बने। अब क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड कंपोजिशन इन वेपर फेज। देखो तो मैंने इसमें क्या फॉर्मूला बताया था, वाई ए इक्वल टू यानी पी नॉट ए एक्स ए डिवाइड बाई क्या था पी टी था, वाई बी निकालना था तो क्या करना था पी नॉट बी एक्स बी डिवाइड बाई पी टी था। तो फॉर्मूले में पुट कर दो, पी नॉट ए कितना दिया गया है 450, 1/2 लिखोगे इसको, 0.5 मतलब 1/2, टोटल कितना दिया गया है 600 दिया गया है। आई होप इतना आप कर सकते हो, इतना ज़्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं है। इसके लिए क्या पुट कर दोगे 750, और ये क्या हो जाएगा आधा, और ये बेटा जी 600 हो जाएगा। ये दोनों आपके मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे वेपर फेज में भी और आपके लिक्विड फेज में भी। तो आपको मैंने ये सारे कंटेंट करा दिए हैं। अब इसके बाद का बेटा हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, तो उसके बाद का हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। कुछ और भी इसमें न्यूमेरिकल है तो आप इसका प्रॉब्लम प्रैक्टिस करिएगा, नहीं आएगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप अलग से इसका फोटो भी पिक करके सेंड कर सकते हैं।
बेटा जी बस आज के लिए इतना ही। आप पुराने लेक्चर को भी आप अच्छे से देख करके आए। ओके, थैंक यू।